हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा सिलेबस भी अब धीरे धीरे कवर अप हो रहा है, तो एक एक वर्ड को आपने नोट करना है। हमारी सेकेंड यूनिट का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमने सर्कुलेशन के बारे में, परिसंचरण के बारे में स्टार्ट किया था कि क्या क्या परिसंचरण होता है। फिर हमें पता लगा कि ब्लड और लिम्फ जो है ह्यूमन के केस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमने उसके वॉल्यूम के बारे में, कंपोजिशन के बारे में देखा। देन उसके बाद हमने ब्लड के बारे में जाना, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड फैक्टर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने फिर समरी भी देखी कि ब्लड कॉप्सल्स जो भी हमारे अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स मिलती हैं, उनके क्या फंक्शन है, उनके क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमने एक ग्राफिकल व्यू और थियोरटिकल व्यू, दोनों व्यू की तरीके से हमने उसे कंप्लीट देखा था। राइट, तो आपने एक एक चीज़ को नोट करना है। आज जब आप ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको पता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिना हार्ट के कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हार्ट एक ऐसी पंपिंग मशीन है जो पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में अपना मेन रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बीट की। राइट, तो सर आज का टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन। क्या होती है धड़कन, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इसकी परिभाषा है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कंट्रैक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, और रिदमिक, रिदमिक मतलब लगातार होने वाली, एक रिदम में होने वाली कंट्रैक्शन, जिसकी कोई पिच ज़्यादा या कम नहीं है। रिदम में वो हो रही है क्या, कंट्रैक्शन, यानी कि संकुंचन हो रहे हैं। स्पॉन्टेनियस और रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हृदय का अचानक स्पॉन्टेनियस रिदमिक कंट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन, हृदय के अंदर ये जो काम चल रहा है, क्यों, टू पंप आउट एंड रिसीव द ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। तो हम हार्ट बीट को क्या कहते हैं, हार्ट बीट, इस जो हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा, इसका एक कंप्लीट पूरा का पूरा ये हमारे पास निकल कर आया। क्या निकल कर आया, एक बार फिर से देखो, यहाँ से लेकर ये जो पूरी रिएक्शन चली, उसने कहा कि स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट स्पॉन्टेनियसली अचानक से एक एक बार कॉन्ट्रैक्ट करे, एक बार रिलैक्स हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर रिलैक्स हो, ये रिदमिक, ये एक रिदम है हमारी, लगातार होने वाला है ना, एक प्रोसेस है कि अल्टरनेट फॉर्म में, एकांतर क्रम में, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो प्रोसेस है वो एकांतर क्रम में बार बार हो रहा है, रिदमिकली हो रहा है और स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, टू पंप आउट एंड रिसीव, एक बार तो वो बाहर निकाल रहा है और दूसरी बार वो रिसीव कर रहा है। मतलब हार्ट जो है पंप आउट, मतलब ब्लड को वो पंप आउट कर रहा है और फिर उसे रिसीव कर रहा है। किसको, ब्लड को, कहाँ से पंप आउट कर रहा है, टू द बॉडी, शरीर को, और रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बॉडी। ये दोनों वर्ड एक साथ लगे हुए हैं कि पंप आउट ब्लड टू द बॉडी एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक बार वो पंप आउट कर रहा है, कब, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ब्लड को पूरे शरीर में, और जब वो रिलैक्स कर रहा है हार्ट, तब वो ब्लड को रिसीव कर रहा है पूरी शरीर से। ये जो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हार्ट बीट। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब हम टाइप की बात कर लेते हैं। हार्ट बीट इज़ ऑफ टू टाइप, दो टाइप की हमारी हार्ट बीट होती है, BEATA। दो टाइप की हमारी हार्ट बीट होती है, पहला है न्यूरोजेनिक, दूसरी है मायोजेनिक। पहली है न्यूरोजेनिक, दूसरी है मायोजेनिक। क्या अंतर होता है इन दोनों में, एक होती है न्यूरोजेनिक, दूसरी होती है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक बीट का मतलब क्या होता है, इज इनिशिएटेड बाय द अ नर्व इम्पल्स इमिनेटिंग फ्रॉम अ नर्व गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट, दैट इज हार्ट ऑफ मोस्ट आर्थ्रोपोड एंड सम एनालिड्स। न्यूरोजेनिक, दो टाइप की हार्ट बीट होती हैं। पहली हार्ट बीट होती है न्यूरोजेनिक, दूसरी होती है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट का क्या मतलब है, वो हार्ट बीट, ऐसी हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय, जिसे त्वरित किया जाता है। इनिशिएट मतलब उसे उत्प्रेरण दिया जाता है। कहाँ से उसको उत्प्रेरणा मिलती है, कहाँ से वो उत्पन्न, किसके द्वारा वो उत्पन्न होती है, इनिशिएटेड बाय, जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा, अ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स है, मतलब एक इम्पल्स दी जा रही है नर्व के थ्रू, इमिनेटिंग, जो उजागर हुई है, फ्रॉम अ नर्व गैंग्लियन, एक हमारे पास नर्व यानी
जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका उसकी गुच्छिका, एक तंत्र गुच्छिका है ना। नर्व गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या होते हैं, जहाँ पर नर्व सेल्स का गुच्छा बना हो। जैसे हमारे ब्रेन में माइंड होता है ना, माइंड एक गुच्छा है नर्व सेल्स का, लेकिन यहाँ पर क्या है, गैंग्लियन वर्ड होता है जो छोटा सा गुच्छा हो। माइंड तो हमारा बहुत बड़ा है ना, और जो गैंग्लियन है वो तो एक छोटे से जो गेहूं का दाना होता है या चावल का दाना होता है उससे भी छोटा गैंग्लियन, नर्व गैंग्लियन वो गुच्छा होता है। और वो कहाँ हो, सिचुएटेड नियर दी हार्ट, नियर हार्ट के जस्ट पास में कोई एक ऐसा छोटा सा गैंग्लियन हो, जहाँ से ये इम्पल्स, ये जो उत्प्रेरणा उत्पन्न हुई है, जिस जो कि हार्ट को हार्ट बीट करने में हेल्प कराए। इस तरह की जो बीट होगी, धड़कन होगी, उसे क्या होगा, न्यूरोजेनिक। और ऐसी धड़कन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादातर जितने भी हमारे ऑर्थोपोड्स हैं और कुछ एनालिड्स हैं, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के कुछ जो हमारे जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर न्यूरोजेनिक बीट मिलती है। मतलब उनके हार्ट के पास एक छोटा सा नर्व गैंग्लियन होता है जो इस धड़कन को उत्पन्न कराता है। ठीक। दूसरी होती है, दूसरी जो हार्ट बीट है उसे कहते हैं मायोजेनिक हार्ट बीट। ये बीट कैसी है, इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स इटसेल्फ। कहते हैं जो मायोजेनिक बीट है, धड़कन है, जो जो मायोजेनिक बीट है या धड़कन है, ये कहाँ उत्पन्न होती है, अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट बीट मसल्स। हार्ट के अंदर ही, हार्ट के अंदर ही हार्ट मसल्स होती हैं, है ना, हृदय पेशियाँ होती हैं, उनका एक गुच्छा होता है। वो खुद ही, मतलब हार्ट के अंदर ही हार्ट की कुछ पेशियाँ, पेशियों का जो गुच्छा होता है वो मॉडिफाइड होके क्या करा रहा है, धड़कन उत्पन्न करा रहा है, विदाउट रिक्वायरिंग एन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, बिना किसी बाह्य उत्प्रेरक के। मतलब बाहर से किसी, अब जैसे वो हम जो अभी ऊपर जो पढ़ रहे थे हम न्यूरोजेनिक बीट, वहाँ तो क्या था, हार्ट के बाहर कोई चीज़ बैठी हुई है, चाहे वो सेल्स हो, कुछ भी है, तंत्रिका कोशिकाएं थी, वो तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छक था जो संवेदना को भेज रहा है अंदर, तब वो हार्ट बीट हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हार्ट के अंदर ही कुछ जो पेशियाँ हैं, हृदय पेशियाँ हैं, वो मॉडिफाइड हो गई हैं, और वो बिना किसी उत्प्रेरण, बाह्य उत्प्रेरण के, बाह्य स्पंदन के, अपने आप ही हार्ट को क्या कर रही है, बीट करवा रही है, धड़का रही है। दैट इज हार्ट ऑफ द मुलस्का एंड वर्टिब्रेट्स। जितने भी मुलस्क होते हैं और जो वर्टिब्रेट कशेरुकी जीव होते हैं, उनके अंदर इस तरीके की मायोजेनिक बीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हार्ट इनहेरेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। वो कहता है ये जो हार्ट है ना, इसकी ये इनहेरेंट कैपेसिटी है, मतलब कि इनहेरेंट मतलब अनुवंश, जैसे ही मतलब जैसे आपकी एक जैसे आप अपने पेरेंट्स से बने, जैसे आप बने, आपके अंदर भी वो धड़कने वाली जो प्रवृत्ति है वो आपके हार्ट में आ गई ऑटोमेटिक। इसे सिखाया नहीं गया, ये इनहेरेंट कैपेसिटी है, आनुवंशिक गुण है, पीछे से ही आया हुआ है। तो हार्ट इज ए इनहेरेंट कैपेसिटी, ये क्या है, एक आनुवंशिक गुण है। किस बात का, टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, की कॉन्ट्रैक्ट होना, लगातार कॉन्ट्रैक्ट होना, संकुचन चलते रहना बिना किसी बाह्य उद्दीपन के। हार्ट रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रॉग बॉडी, अगर आप हृदय को रिमूव कर दो, कहाँ से, फ्रॉग की बॉडी में से, तो कंटिन्यू टू बीट फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ इमर्ज्ड इन ए वेल ऑक्सीनेटेड रिंगर सोल्यूशन। एक होता है, एक सोल्यूशन होता है, एक विलेन होता है, जैसे कहते हैं रिंगर सोल्यूशन। रिंगर सोल्यूशन में अगर आप क्या करो, अगर आप, पहले ही एक्सपेरिमेंट होता था लैब के अंदर, +2 के लेवल पर भी और ग्रेजुएशन यानी बीएससी के अंदर, पहले फ्रॉग का डायसेक्शन होता था। अब तो आजकल तो ये इसका बैन लग गया है। तो क्या करते थे, पहले फ्रॉग के हार्ट को हम क्या करते थे, उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते थे, और एक सोल्यूशन, एक विलेन होता है रिंगर। रिंगर सोल्यूशन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। उसमें अगर आप उसे इमर्स्ड कर दो, डुबा दो, किसको, फ्रॉग के हृदय को, मतलब फ्रॉग की बॉडी से निकाल के उसके हार्ट को कहाँ डुबा दो, रिंगर सोल्यूशन, तो वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक, थोड़े समय तक उसमें धड़कता रहता था। क्यों, दैट सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट एंड न्यूट्रन, क्योंकि ये इस रिंगर सोल्यूशन के अंदर क्या, एक तो ऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजन इसमें पर्याप्त मात्रा में, प्लस इसमें एसेंशियल एलिमेंट भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है जो हार्ट को चाहिए। उस वजह से वो हार्ट कुछ समय के लिए वहाँ पर बीट करता रहता था। हार्ट बीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस प्रैक्टिकल से क्या प्रूव होता था, जो ये जो फ्रॉग, इससे ये पता लग गया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं या जो अपने मुलस्क हैं, मतलब हार्ट अपने आप खुद, उसे बाहर से कोई हार्ट उसकी बीट को स्टार्ट नहीं कर रहा, वो इंटरनली वाइब्रेट हो रहा है ना। हार्ट बीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ये आपका हार्ट बीट है, हृदय धड़कन है, ये स्वतंत्र है आपके तंत्रिका तंत्र और आपके अंतःस्रावी तंत्र से, यानी आपके नर्वस सिस्टम से, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे ये इंडिपेंडेंट है। कंट्रोल द रेशियो ऑफ द हार्ट बीट, और
वो कहता है कि इनका जो कंट्रोल है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल किस बात पर है? रेट ऑफ द हार्ट बीट। जो हार्ट बीट की दर है उसके ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि जो हार्ट बीट है इज इंडिपेंडेंट, वो एक्चुअल में क्या है, स्वतंत्र है आपके तंत्रिका तंत्र से और आपके अंतःस्रावी तंत्र से, यानी कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम से स्वतंत्र है। ये नहीं चला रहे इसको, बट इनका काम इतना ही है कि ये सिर्फ नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसकी दर के ऊपर, कि हार्ट बीट तेज कब करनी है और स्लो कब करनी है, ये इनके पास इसका कंट्रोल होता है। मेमेलियन हार्ट डज नॉट कंटिन्यू बीट फॉर अ सो लॉन्ग बिकॉज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। अब आपने ये ऊपर जो ये जो एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉग की हार्ट वाला, वो तो यहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन वो मेमेलियन हार्ट में पॉसिबल नहीं है। ये तो एम्फीबियन था, एम्फीबियन है ना, फ्रॉग किस में आता है? उभयचरी जीवों के अंदर। लेकिन अगर आप मेमेलियन जितने भी स्तनधारी जीवों का जो हार्ट है उसको आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस डज नॉट कंटिन्यू बीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे वो लंबे समय तक बीट नहीं कर सकते ऐसे बाहर निकाल के। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। मतलब जैसे आप उसे बॉडी से बाहर निकालोगे तो वो एक पट्टी, जैसा वो पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 37 टेम्परेचर होता है, तो ये टेम्परेचर के लिए बड़ा सेंसिटिव है। जैसे आप शरीर से बाहर लाओगे तो ये सेंसिटिव, और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए तो ये ज़्यादा लंबे समय तक बीट नहीं कर सकता है, राइट। अब आगे बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि क्या क्रियाविधि है, कैसे ये हार्ट बीट होती है हमारे हार्ट के अंदर। कहता है हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल। वो कहते हैं ये जो धड़कन है ना आपकी, ये किसका परिणाम है? एक लहर चलती है, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल कॉल्ड हैज़ कार्डियक इम्पल्स। एक्चुअल में जो आपकी ये हार्ट बीट है ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है, एक वेव चलती है आपके हार्ट के ऊपर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन, या उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन मतलब जिसमें काम होना है, वो पोटेंशियल जिसमें एक्शन हो, काम हो। काम क्या होना है? उसको उसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, रिलैक्स कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, रिलैक्स कराना है। पहले आपके आपके क्या क्या करेंगे? आर्ट्रियल करेगा, फिर वेंट्रल करेंगे ना, इस तरीके से। तो ये कहता है ये वेव चलती है इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की, ये एक्शन पोटेंशियल है, जिसे आप कहते हो कार्डिक इम्पल्स। क्या कहते हो? कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, हृदय, और इम्पल्स क्या है? संवेदना। दैट ऑरिजिनेट इन एंड इज कंडक्टेड अलोंग द ट्रैक। वो क्या? कार्डिक इम्पल्स जो कि पहले तो ऑरिजिनेट होगी अंदर ही, और फिर उसे कंडक्ट करा जाएगा, उसे भेजा जाएगा अलोंग द ट्रैक्ट्स, जो रास्ते हैं हार्ट के अंदर, जो रास्ते बने हुए हैं। और कौन से रास्ते? ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल फाइबर वाले। मतलब पहले उसने क्या बोला कि हार्ट बीट जो है किसका परिणाम है? एक इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन का या एक्शन पोटेंशियल का, जिसे हम कहते हैं कार्डिक इम्पल्स। मतलब ये कार्डिक इम्पल्स ही आपकी हार्ट बीट है। हार्ट बीट को एक्चुअल में क्या बोलेंगे हम? कार्डिक इम्पल्स, जो एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल। मतलब आपकी जो, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता है कि जैसे आपकी ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल है और अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है किसी सेल के, है ना, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो यहाँ ऊपर क्या होता है? नेगेटिव 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 नेगेटिव, अंदर क्या होगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है आपके मेम्ब्रेन के, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। लेकिन जब वेव चलेगी तो इसे डीपोलराइज कर दिया जाएगा। डीपोलराइज कैसे कर दिया जाएगा? कि अब क्या होगा कि कहीं कहीं तो नेगेटिव होगा, अंदर पॉजिटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा? कोई जो मैसेज है वो आगे पास आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कि ये कोई मैसेज है जो आगे भेजा जा रहा है, किसकी फॉर्म में? आवेश की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। तो इसलिए ये जो वेव है, ये जो आप तरंग भेज रहे हो, वो कैसी है? एक इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन है, ये एक्शन पोटेंशियल है, जिसे आप कार्डिक इम्पल्स बोल रहे हो। और इसका मतलब क्या है? पहले तो उसे ऑरिजिनेट करो कहाँ? इन यानी अंदर। पहले तो इस कार्डिक मसल को अंदर ही, हृदय के अंदर ही ऑरिजिनेट उत्पन्न करो, फिर उसे कंडक्ट करो, उसे भेजो कहाँ? भेजो अलोंग द ट्रैक, एक रास्ते पर। और वो एक रास्ता कैसा है? एक स्पेशल रास्ता है। वो किसके ऊपर से होकर जाएगा? कार्डिक मसल फाइबर से। आपकी जो हृदय की पेशियां हैं उन फाइबर्स के ऊपर से जाएगा, जिसका नाम है प्रुकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? प्रुकिंजे फाइबर। ये जाल बना होता है हार्ट के ऊपर। जैसे इन प्रुकिंजे फाइबर के पास ये कार्डिक इम्पल्स, ये धड़कन पहुंचेगी, पूरे हृदय को दबा देगा, मतलब वाइब्रेट करेगा, राइट। ट्रैक कोलेक्टिवली कॉल्ड एज ए नोडल टिश्यू। और जो ट्रैक्स है, जो रास्ते हैं, उनको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। इम्पल्स आर कंडक्टेड अबाउट
10 टाइम फास्टर इन द प्रोकेंजे फाइबर्स। कहता है ये जो इम्पल्स, ये जो संवेदना आपने भेजी है, आर कंडक्टेड अबाउट 10 टाइम फास्टर। ये जो संवेदना पहले तो कार्डिक इनमें मसल्स इनमें ट्रैक्स के ऊपर जा रही है, जैसे ये प्रोकेंजे फाइबर पे गुजरेगी, पहुंचेगी ना, ये जो संदेश पहुंचेगा आपका धड़कने वाला, वहाँ पर ये 10 गुना और अधिक तेज़ी से फैलेगा इसकी हेल्प से, प्रोकेंजे फाइबर से। इनकी क्वालिटी होती है कि ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, और आपकी ये जो इम्पल्स है, ये जो आपने संदेश, ये जो धड़कने का जो संदेश है, ये इनके द्वारा और 10 गुना तेज़ी से फैलता है देन ऑर्डिनरी कार्डिक मसल फाइबर। जो बाकी जितनी आपकी कार्डिक जो बाकी जो हृदय की मसल फाइबर है, उनके अंदर जो धड़कने की जो पावर है, उससे 10 गुना तेज़ी से ये ज़्यादा तेज़ी से फैलाते हैं। कौन? प्रोकेंजे फाइबर। बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब हम हार्ट की डिज़ाइन देख लें। ये हार्ट की कटिंग है। अ कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द मेमेलियन हार्ट। ये हम एक स्तनधारी हृदय को देख रहे हैं जिसमें कंडक्टिव टिश्यू बना हुआ है। अब आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? राइट आर्ट्रियम। ये क्या है हमारा? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल नीचे वाला। और ये क्या हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप पहले हम इसको सरसरी नज़र से देख लेते हैं, फिर आगे हम डिटेल में सारी कुछ चीज़ें देखेंगे। अब आप ये देख रहे हो, ये तो ओपनिंग है, ये जो दिख रहे हैं ना, एक ये वाली और ये ओपनिंग है। यहाँ पर इन दोनों ओपनिंग से सारा का सारा बॉडी का ब्लड इस वाले चैम्बर में, ये कौन सा चैम्बर है? आर्ट्रियम। आपका दायां जो आपका आर्ट्रियम है इसके अंदर आ रहा है ना, आलिंद और निलय जैसे आप कहते हैं, ये आलिंद है और ये निलय है नीचे वाले। तो आर्ट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पहुँच गया। अब आप ये देख रहे हो ना, जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये है आपका SA नोड। इसे कहते हैं SA नोड। वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनू ऑरिकल नोड। क्या है? साइनू ऑरिकल नोड। इस नोड में, ये नोड क्या है? ये नोडल टिश्यू है ना। ये इस नोड से ही क्या होगा, आपकी जो बीट है वो स्टार्ट होगी। ये सबसे पहले वाइब्रेट होगा और ये अपने संदेश को, धड़कने वाले संदेश कॉन्ट्रैक्शन को पूरे इस आर्ट्रियम, ऊपर वाले पूरा हिस्सा किसका है? आलिंद का है, यानी आर्ट्रियम का है। इस पूरे आर्ट्रियम को एक साथ धड़कने के लिए मैसेज भेजेगा कि तुम धड़को। ये देखो, ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये जो तीर के निशान बने हैं, ये अपनी वाइब्रेशन भेज रहा है इतने इतने एरिए में, इतने इतने एरिए में, इतने इतने एरिए के अंदर ये भेजेगा कि भाई धड़को। पूरा आर्ट्रियम एक साथ कांटेक्ट करेगा। उससे क्या होगा, यहाँ वाला ब्लड और यहाँ वाला ब्लड सारा यहाँ पंप आउट हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। पूरा का पूरा जो ब्लड है इसके पंप होने से, क्योंकि ये सारा कांटेक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ये हिस्सा सारा संकुचित हो जाएगा, सारा ब्लड इधर आ जाएगा। ठीक, आगे देखो। उसके बाद होगा, जब ये अपनी ये वाइब्रेशन भेज रहा है, एक वाइब्रेशन इसके ऊपर गिरेगी। ये जो काला सा डॉट है, इसे कहते हैं AN, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो, ATRIOVENTRICULAR। और ये साइनू ऑरिकल, SINUAURICULAR। जैसे इस पर ये धड़कन गिरी, ये वाइब्रेट होगा। फिर ये वाइब्रेट होकर आगे ये अटैच है इस, ये दिख रहा है ना, जो जड़ों की तरह आपको रूट की तरह दिख रही है ये रेड कलर वाली, इनसे ये कनेक्ट है। तो जब ये वाइब्रेट होगा तो ये आगे भेजेगा इनको जो वाइब्रेशन की ये जो संदेश है वाइब्रेशन वाला, जैसे इसको मिला, ये आगे पास आउट करेगा उसको, और ये पास करते इन सब से होता हुआ वे पूरी जगह इस नीचे वेंट्रिकल में फैल जाएगा, नीले में सब जगह ये संदेश फैल जाएगा। तो ये जो रेड वाले यहाँ पर, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। जब ये यहाँ आता है आगे, ये फिर इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती है। पहले तो ये मेन ब्रांच है, आगे इसकी और ब्रांचेस हो गई। तो ये जो घनी वाली ब्रांचेस है आगे वाली, इनको कहते हैं प्रोकेंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ प्रोकेंजे। ये प्रोकेंजे जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है उसके नाम पे डाल दिया प्रोकेंजे। ये बंडल ऑफ हिस है। क्या हुआ? ये बंडल ऑफ हिस। यहाँ पर अभी ये मेन ब्रांच है, ये आगे ब्रांच की ब्रांचेज है। तो जैसे ही वो धड़कन यहाँ पहुँचेगी ना इनके पास, तो वहाँ पर ये 10 गुना और तेज़ी से फैलेगी। फिर क्या होगा, ये नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है हार्ट का, ये एकदम से वाइब्रेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनको अब कॉन्ट्रैक्ट का वाला मैसेज मिल गया है। वो मैसेज किससे मिला है? प्रोकेंजे फाइबर से। सबसे पहले वो मैसेज कहाँ से उठा? ऐसे नोड से। ऐसे नोड ने वो सारा कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज था, संकुंचन का जो मैसेज था, वो यहाँ फैलाया। उसके बाद उसके फैलने से ये भी वाइब्रेट हुआ, इसने इस मैसेज को यहाँ फैलाया। तो इस तरीके से पूरा हार्ट आपका वाइब्रेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट के अंदर ही बन रही है, कहीं बाहर से कोई इसको वो मतलब उत्तेजित नहीं कर रहा, कोई आगे संदेश नहीं भेज रहा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, बीच वाला ये जो दो हमारे पास चैम्बर है वेंट्रिकल, ये आपस में एक दूसरे से, एक बीच में फट्टी है जिसका नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम के थ्रू ये दोनों चैम्बर एक दूसरे से डिवाइडेड है, अलग अलग है। वैसे सेम जो आर्टरी होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, और उसको बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम।
ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया राइट आर्टरियम। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा नोडल टिश्यू है उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, उसकी हम आकार की ये देख लेते हैं कि क्या वो आकार की भावना मतलब की तरफ से वो कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बनी हुई हैं। तो नोडल टिश्यू कहते हैं, जो नोडल टिश्यू है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एस ए नोड और ए वी नोड, साइनो ऑरिकल नोड और आर्ट्रियो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये अब हम बात करें नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू है क्या एक्चुअल में, ये हमारे एक स्पेशल टाइप के हमारे कार्डियक मसल्स ही हैं। हार्ट के अंदर जितनी भी पेशियाँ मिलती हैं उनमें ये थोड़ी स्पेसिफिक है, क्योंकि इनका काम स्पेसिफिक हो गया, अलग हो गई बाकी पेशियों से। तो दो है हमारे पास, एस ए और ए वी नोड। तो एस ए का नाम है साइनो ऑरिकल नोड और ए वी का नोड है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ये हमने बात कर ली अभी। तो ये जो आपका हिस है, इसका नाम क्या है, तावरा बंडल और बंडल ऑफ हिस। तावरा बंडल और बंडल ऑफ हिस पूरा नाम है इसका, जर्मन है ये, वेलम हिस। इसका नाम क्या था, वेलम। इस बंदे ने इसकी डिस्कवरी की थी। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल एवी नोड ऑन राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड प्रोकंजी फाइबर्स। तो टोटल इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल हमारे पास एवी नोड है, राइट और लेफ्ट हमारे पास क्या है, बंडल ब्रांचेस है, जिसे हम बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं या बंडल ब्रांचेस है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, प्रोकेंजे फाइबर्स। ये सब मिलकर मतलब ये नोड टिश्यू से आगे निकलती हैं। पहले ऐसे नोड संदेश को कहाँ भेजता है, एवी नोड पर। मतलब पहले तो ऐसे नोड इस पर भी भेजेगा और पूरे ऑरिकल को कॉन्टैक्ट करवाएगा। उसके बाद एवी नोड जैसे ही संदेश इसको रिसीव होगा, ये इसको आगे भेजेगा, किसको, बंडल ब्रांचेस यानी बंडल ऑफ हिस को भेजेगा, और बंडल ऑफ हिस आगे अपनी ब्रांचेस प्रोकेंजे फाइबर को भेजेंगी। इतनी बस है। तो आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कहते हैं जो प्रोकेंजे फाइबर्स हैं आर वाइडर, वो काफ़ी चौड़े होते हैं, कितने, 50 से लेके 70 माइक्रोन तक, देन ऑर्डिनरी कार्डिक मसल। जो बाकी जो हमारी ऑर्डिनरी जो साधारण हमारी बाकी जो पूरे हार्ट के ऊपर जो मसल्स लगी हैं, कार्डिक मसल जो हमारे पास, वो 15 माइक्रोन की होती है, जो कितनी 50 से 70 माइक्रोन चौड़ी है। हैव रिलेटिव मोर सार्कोप्लाज्म, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सार्कोप्लाज्म भरा होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना। लेकिन जो नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती हैं, या जो पेशियाँ होती हैं, ये जैसे कार्डिक मसल है, अब जो प्रोकेंजे फाइबर्स है, इनकी जो सेल होगी, प्रोकेंजे फाइबर की सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। कहता है प्रोकेंजी फाइबर कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, इसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में मिलेगा। और प्रोकेंजी फाइबर जो है, मायोफाइब्रल्स आर अरेंज पेरिफेरली अराउंड द स्टॉक ऑफ द ग्लाइकोजन, और ये जो ग्लाइकोजन भरा है उसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, मायोफाइब्रल्स, इनको कवर करते हुए, घेरे हुए। जो ग्लाइकोजन का स्टॉक है उसको पेरिफेरली मतलब किनारे से, माना कि मेरे पास ये क्या ग्लाइकोजन है, ये क्या है, ग्लाइकोजन, तो इसको चारों तरफ से, किनारे की तरफ से किसने कवर किया हुआ है, किसने घेरा हुआ है, मायो फाइब्रिल्स है, राइट। अब आगे देखते हैं एक्साइटेशन ऑफ द नोडल टिश्यू, कि नोडल टिश्यू कैसे एक्साइट करता है, कैसे इसके अंदर उत्प्रेरणा उत्पन्न होती है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की, संकुंचन की जो गुण है वो कैसे उत्पन्न होता है। कहता है ऐसे नोड हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। कहता है इस ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है कहाँ, आर्टरियल के अंदर, आलिंद के अंदर। कहता है इसके अंदर ये एक यूनिक, ये एक विचित्र इसमें गुण है, कैसा, ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब स्वयं खुद एक्साइट होने का, खुद एक्साइट होने का ये इसका गुण है इसका। इनेबल इट टू एक्ट एज ए पेस मेकर। आपका ये जो एस ए नोड है, ये किसकी तरह रोल प्ले करता है, पेस मेकर की तरह। रिजल्ट स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल। तो कहता है इसकी ये सेल्फ एक्साइटेशन के गुण की वजह से ही ये जो एस ए नोड है, इसमें क्या होता है, क्या हो जाता है इसमें, स्पॉन्टेनियसली अचानक से इसमें एक विकास होता है। किस चीज़ का विकास होता है, इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन का या एक्शन पोटेंशियल का, जिसे हम कहते हैं कार्डिक इम्पल्स। कहाँ, फाइबर्स के अंदर। समझ आ गई बात। क्या बोलते हैं जो ऐसे नोड है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है खुद ब खुद एक्साइट होने की। ये एक तरीके का हमारी बॉडी में क्या होता है, पेस मेकर होता है। पेस मेकर का काम भी होता है कि किस चीज़ को एक्साइट करना। तो ये कैसे काम कर रहा है, पेस मेकर की तरह। और मतलब मैं आपको अगर बात करूँ कि जैसे मेरी बाइक है, बाइक में जो इंजन होता है ना, वो हमारे टायर को क्या देता है,
स्पीड देता है ना, तो वो उसमें जो एक्साइटेशन उत्पन्न हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, इंजन। तो इंजन वहाँ पर पेस मेकर का रोल प्ले कर रहा होता है बाइक के अंदर। वैसे वो कहता है एस ए नोड एक पेस मेकर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर गुण है सेल्फ एक्साइटेशन का, जिसके परिणाम स्वरूप कहता है स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट, एक अचानक से एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन। इस एक्साइटेशन से इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब हमारे पास क्या विद्युतीय, इसके अंदर क्या होता है डीपोलराइजेशन, एक होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब होता है आवेश, ये आवेश को ख़त्म कर देता है। कौन, ऐसे नोड के अंदर जो ये एक्साइटेशन है, मतलब हमारे हर सेल के ऊपर, कोई भी सेल है उसके बाहर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव। तो ये आवेश जब तक ये सेल कैसी है, पोलराइज है, ये चुपचाप बैठी है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको डीपोलराइज कर दें, डीपोलराइज कैसे करते हैं, हम इसके चार्ज का गड़बड़ कर दें, ये जो बैलेंस बना हुआ है ना इसे गड़बड़ कर दें, बाहर कुछ माइनस कर दें अंदर कुछ प्लस कर दें, फिर माइनस। वैसे तो एक जैसा था, माइनस 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 था पहले, अंदर बाहर था प्लस 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 प्लस। लेकिन हम इस चार्ज को, इस आवेश को डिस्टर्ब कर दें, कुछ अंदर नेगेटिव कर दें कुछ पॉजिटिव कर दें, ऊपर नीचे कर दें, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन करना या एक्शन पोटेंशियल करना। ठीक, और यही क्या कहलाती है, हमारी कार्डिक इम्पल्स, यानी हमारी धड़कन कहलाती है। और ये कहाँ होती है, फाइबर्स के अंदर। कहता है एक्शन पोटेंशियल क्विकली स्प्रेड ओवर द मसल फाइबर। कहता है ये जो एक्शन पोटेंशियल जो उत्पन्न हुआ, ये एकदम से पूरी मसल फाइबर, जो हृदय की जितनी भी मसल फाइबर है वहाँ पर फैल जाएगा। ऑफ द टू ऑरिकल्स, किन के ऊपर, जो हमारे ऊपर के जो दो हमारे आलिंद लगे हैं ऑरिकल की, जितनी भी मसल फाइबर में उनमें तुरंत फैल जाएगा। कार्डिक मसल फाइबर्स फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क। कहता है ये जो कार्डिक मसल फाइबर है ये कंटिन्यूस लगातार एक जाल बना लेती है इन द ऑरिकल के ऊपर। मसल सेल डीपोलराइज एंड कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। तो कहता है ये जो मसल सेल्स हैं जैसे डीपोलराइज होती हैं तुरंत ये क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एक साथ। मतलब आपके दोनों जो ऑरिकल हैं वो एक साथ टुगेदर क्या कर जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित, मतलब भींच जाना, दब जाना। उससे क्या होगा, फोर्सिंग देयर ब्लड इनटू दी वेंट्रिकल। इसलिए दोनों जो हमारे ऑरिकल है ऊपर वाले, लेफ्ट और राइट, उनका सारा का सारा जो रुधिर ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। कहाँ पहुँच जाएगा वो, वेंट्रिकल के अंदर। बात समझ आ गई। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ द राइट ऑरिकल एक्साइट एवी नोड विच ऑल्सो डीपोलराइज। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो उत्पन्न हुआ था हमारे राइट ऑरिकल में, हमारे दाएं वाले ऑरिकल में, वो क्या करेगा, वो एक्साइट कर देगा एवी नोड को भी। और एवी नोड कहाँ बैठा था, सेप्टम के ऊपर, जो दोनों ऑरिकल का बीच का सेप्टम है, जो दोनों ऑरिकल की दीवार है बीच वाली, वहाँ पर एवी नोड होता है। वो भी इस डीपोलराइजेशन से एक्साइट हो जाता है और वो भी अब कैसा हो गया सॉरी, वो भी डीपोलराइज हो गया, उसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब क्या होगा, वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन, इस ये जो डीपोलराइजेशन की जो तरंग है, वेव है, अब वो क्या होगा, देन क्विकली स्प्रेड ओवर दी मसल फाइबर। अब वो भी बड़ी तेजी से फैलेगी मसल फाइबर के ऊपर, पेशी तंतुओं के ऊपर। कौन से पेशी तंतु, जो वेंट्रिकल के ऊपर लगे हैं। कैसे, थ्रू द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इस काम में मदद करेंगे और उससे क्या होगा, रिजल्ट दी, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब हमारे जो वेंट्रिकल है, नीले हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे फ्रॉम देयर एपिक्स। अब क्या बात हुई कि जैसे हमने बात की कि ये जो हमारा बंडल ऑफ हिस से अब जो ये जो वेव ऑफ एक्शन है, ये जो आपका डीपोलराइजेशन की बात थी, ये कहाँ पहुँच गई, वेंट्रिकल के ऊपर। और हमारे दोनों को दोनों वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, देयर अपेक्स अपवर्ड। मतलब जो हमारे, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, हमारा हार्ट ऐसे होता है, ऐसे। तो पहले तो एवी नोड से सारी जगह फैला, यहाँ हमारा एवी एवी यह था ऐसे नोड, ये एवी एवी ने क्या किया, वो सारा जो वाइब्रेशन थी इस तरीके से फैलाई। तो अब हमारा जो पहले तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, इनकी कॉन्ट्रैक्ट करने से सारा ब्लड इधर आ गया। अब जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। समझ आ रही बात, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये पहले नीचे से सिकुड़ेगा, ऊपर की तरफ को सिकुड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही है, डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। तो क्या बोल रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल जो अब संकुचित होंगे, कहाँ से कहाँ की तरफ होंगे, देयर अपेक्स टू अपवर्ड। अपेक्स का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाली जो चोंच दिख रही है, इसे कहते हैं एपेक्स, मतलब चोंच से ऊपर की तरफ होगा। बात समझ आ रही है। तो कहता है कि कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम देयर एपेक्स
अपवार्ड, ऊपर की तरफ, अपवार्ड या ऊपर की तरफ ये संकुचित होना शुरू होगा। मतलब पहले ये हिस्सा संकुचित हुआ, धीरे 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 ऊपर की तरफ संकुचन बढ़ेगा। तो फोर्सिंग द ब्लड इनटू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्क, मतलब अब क्या होगा, जो हमारा इसका ब्लड है, मतलब एक वाले वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी में, लंग्स के पास चला जाएगा ऑक्सीनेटेड होने के लिए, और दूसरा चला जाएगा सिस्टमेटिक आर्क में, मतलब पूरी बॉडी को भेज दिया जाएगा। एक तो भेज दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ताकि वो लंग्स के पास जाए, और दूसरा यहाँ से जाएगा ब्लड जो हमारे सिस्टमेटिक आर्क है उसके अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ गया आपको कि जो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन थी वो एकदम से स्प्रेड होगी मसल फाइबर में, किसकी, वेंट्रिकल में, किसकी हेल्प से, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से वो आगे कहाँ जाएगी, प्रोकंजी फाइबर, वो पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा का सारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी और सिस्टमेटिक आर्क में चला जाएगा। ठीक, क्योंकि वेंट्रिकल दो है आपके, एक राइट और एक लेफ्ट, तो एक ब्लड अपना पल्मोनरी में भेज देगा, पल्मोनरी आर्क के अंदर, दूसरा सिस्टमेटिक आर्क के अंदर। आगे देखते हैं, कहता है डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल्स ऑफ द एसए नोड्स अकर अगेन। वो कहता है ये जो एसए नोड की जो मसल सेल्स हैं वो फिर से डीपोलराइज होती है, कब, अकर अगेन आफ्टर द रीपोलराइजेशन। जब एस पहले तो एसए नोड क्या हुआ, पहले एसए नोड आपका क्या हुआ, वो कहता है डीपोलराइजेशन। तो पहले आप देख रहे थे आपका जो पहले एसए नोड में पहले क्या एक्शन पोटेंशियल आया था ना, तो पहले वो डीपोलराइज हुआ, फिर वो रीपोलराइज होगा, मतलब शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद दोबारा डीपोलराइज होगा। क्लियर होगी बात। तो कहता है कि डीपोलराइजेशन जो है वो एसए नोड दोबारा करेगा एक बार, फिर जब एक बार वो रीपोलराइज हो चुका हो, और इसके लिए टेक प्लेस 72 टाइम पर मिनट, और ऐसा वो कितनी बार करेगा, 72 बार 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के बाद 1 मिनट के अंदर वो 72 बार ऐसा काम करेगा कि डीपोलराइज रिपोलराइज, डीपोलराइज रिपोलराइज, राइट। कहता है एस ए नोड नॉट एनी एक्ट हैज़ ए पेस मेकर बट इस्टेब्लिश बाय इट्स इनहेरेंट रिदमिसिटी। तो कहता है जो एस ए नोट है वो नॉट ओनली एक्ट एज ए पेस मेकर, मतलब वो पेसमेकर की तरह ही नहीं, बट इस्टेब्लिश बाय द इट्स इनहेरेंट रिदमिसिटी, बेसिक रेट एट विच द हार्ट बीट, मतलब कि उसके अंदर ये अनुवांशिक गुण है कि वो एक रिदम के साथ, एक रिदमिसिटी के साथ लगातार, RHYTHMICTY, एक रिदमिसिटी के साथ क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। बेसिक रेट एट विच द हार्ट बीट, मतलब रिदमिसिटी का मतलब होता है कि बेसिक रेट, एक नॉर्मल जो दर होती है किसी भी हार्ट बीट, एक धड़कन की, जैसे धड़कना है धक 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 धक, वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है बिना किसी रुके, तो ये तो कहते हैं ऐसे नॉट ओनली एक्ट हैज ए पेसमेकर, ये एक पेसमेकर की तरह काम नहीं करता, बल्कि इसके अंदर ये एक गुण कैसा है, इनहेरेंट रिदमिसिटी का गुण है, मतलब कि ये एक बेसिक रेट के साथ हार्ट बीट करवाता ही रहता है जब तक डेथ ना हो हार्ट की या उस बॉडी की। अब आगे बात करते हैं कार्डियक साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कहते हैं जो टर्म है, टर्म कार्डियक यानी हार्ट, कार्डिक साइकिल रेफर टू ए रेगुलर सीक्वेंस ऑफ 3 इवेंट। कहता है ये जो कार्डिक साइकिल है, जिसे आप हृदय चक्र जिसे आप कह सकते हो या धड़कन भी कह सकते हो, कार्डिक साइकिल, वो कहता है जो हार्ट साइकिल या कार्डिक साइकिल, हार्ट, कार्डिक का मतलब ही हार्ट होता है, ये जो कार्डिक साइकिल चल रही है आपकी, मतलब धड़कना, पहले ऐसे नोड, फिर मतलब पहले आर्टिकल आपके सिकुड़ेंगे, फिर वेंट्रिकल आपके सिकुड़ेंगे, फिर ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर वापस वो मतलब डीपोलराइजेशन होगी, फिर पोलराइजेशन होगी, फिर रीपोलराइजेशन होगी, फिर डीपोलराइजेशन होगी। ये जो साइकिल चल रही है इसमें एक्चुअली में 3 सीक्वेंस होते हैं, 3 इवेंट होते हैं। पहला दी हार्ट बीट, नेमली आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। कहता पहला तो वो कहता है इस हार्ट बीट के अंदर 3 काम होते हैं। कौन कौन से 3 काम होंगे दी हार्ट बीट, नेमली पहला है आर्टियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर है कंप्लीट कार्डिक डायास्टोल। आर्टियल सिस्टोल का मतलब पहले आपके जो आर्टियल है, जो आपके आलिंद है, उनके अंदर क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, मतलब कि वो डीपोलराइज हुए। फिर मतलब डीपोलराइज का मतलब उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा, अब आपके वेंट्रिकल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि उनके वो डीपोलराइज हुआ, उनके अंदर कंट्रैक्शन हो। उसके बाद पूरा का पूरा हार्ट एक साथ, पहले तो ये अलग अलग हुए, पहले आपका जो आपका आलिंद है, आर्ट्रियल उनके अंदर हुआ, फिर वेंट्रल के अंदर हुआ। अब आपका पूरा का पूरा जो हार्ट एक साथ का क्या करेगा, कंप्लीट कार्डियक डायास्टोल करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट कार्डियक डायास्टोल, कार्डिक
डायस्टोल का मतलब अब आपका जो हार्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे जाएगा। कहता द हार्ट बीट ऑरिजिनेट इन ए ऐसे नोड एंड शॉर्टली आफ्टर बार्ड दी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जो हार्ट बीट है वो ऐसे नोड से ऑरिजिनेट होती है, धड़कन जो है वो ऐसे नोड से उत्पन्न होती है, और कुछ ही शॉर्टली मतलब थोड़े ही समय में, बिल्कुल थोड़े से समय में क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका आर्टरी है, जो आर्ट्रियम है, यानी कि जो आपके दोनों जो आलिंद है वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित हो जाते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया डिराइव्ड ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, और इस कंट्रैक्शन से जो आर्ट्रिया के अंदर जो ब्लड है वो उन्हें कहाँ भेज देता है, वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर विच तुरंत उसके बाद क्या होता है, देयर रिलैक्सेशन बिगन, जो आपकी आर्टरी है वो रिलैक्स हो जाते हैं। फॉलोड बाय अ शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा ब्रेक लेके, वाइल इम्पल्स इज पासिंग डाउन द बंडल ऑफ हिज, एक शॉर्ट पॉज चलता है कि जब तक कि आपका वो जो इम्पल्स जो संदेश था वो उतनी देर में वो बंडल ऑफ हिज तक पहुंच जाता है। कहता है देन वेंट्रिकल तुरंत उसके बाद क्या होगा, आपके जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हुआ क्या, जैसे आपके आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आया, और इसी बीच आफ्टर विच देयर रिलैक्सेशन बिगन, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, है ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, संकुचित हुए थे, अब वो रिलैक्स अपनी पुनः अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाते हैं। फॉलोड बाय अ शॉर्ट पॉज, एक छोटा सा ब्रेक होता है, हल्का सा वो पॉज लेते हैं, वाइल इम्पल्स इज पासिंग डाउन दी बंडल ऑफ, जब तक इतनी देर में जो बंडल ऑफ फेस के पास वो सारी की सारी जो संदेश है कॉन्ट्रैक्ट का वो पहुंच जाता है। इतने इसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकल रिंग्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो आर्टरियो वेंट्रिकल रिंग है वो अपनी पुरानी पोजीशन में जाती है। देन देर इज़ ए लॉन्ग पॉज, उसके बाद एक थोड़ा लंबा पॉज लिया जाता है, व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, अब क्या हो गए, सारे के सारे जो चैम्बर है वो रिलैक्स फॉर्म में चले गए, बिफोर दी नेक्स्ट बीट अकर, अगली धड़कन से पहले। पहले देखो यहाँ क्या हुआ कि हमारे जो आर्ट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, सारा का सारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आया, अब आर्ट्रिया रिलैक्स पोजीशन में चले गए। थोड़ी सी देर के लिए, जितनी देर में ये रिलैक्स होते हैं उतनी देर में सारा का सारा जो वाइब्रेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन की जो मैसेज है वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ हो जाती है तो अब सारे के सारे चैम्बर अब रिलैक्स फॉर्म में चले जाएंगे। कब तक, जब तक कि नेक्स्ट बीट स्टार्ट ना हो। ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ग्रेट वेन इनटू द ऑरिकल्स। वो कहता है जब सारे के सारे हार्ट रिलैक्स कर रहा है, पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स पीरियड में है, तब ब्लड कहाँ आ जाएगा, ग्रेट वेन की हेल्प से, सबसे बड़ी जो वेन होती है ग्रेट वेन जिसे आप कहते हो, उसकी सहायता से वो ऑरिकल को भर देगा, ऑरिकल्स भर जाएगा उससे। सम ब्लड फ्लो फ्रॉम द ग्रेट वेन इनटू दी ऑरिकल्स, जो कुछ ब्लड है वो ग्रेट वेन से कहाँ जाएगा, ऑरिकल में, एंड आल्सो पास इनटू दी वेंट्रिकल, और कुछ क्या है वेंट्रिकल्स में भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब आप ये एक डायग्राम देख रहे हो, इसे कहते हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है ये, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिसमें आप ये देख रहे हो ना धड़कन चली, जैसे आपने देखा ना, आप कभी जब आपने बीपी उसमें जब पेशेंट को आपने कभी टेलीविज़न या मूवी में देखा होगा कि एक स्क्रीन दिखती है और वहाँ पे इस तरीके से चलती है वेव, वो आवाज़ करता है पी 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 पी, फिर पी, इस तरीके से। जब तक तो आपको पता है, जब तक ये ऐसे पी 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 कर रहा है मतलब कि पेशेंट जिंदा है, और जैसे ये पी हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट इज़ नो मोर, आपका जो भी आपका जो रिलेटिव था वो नहीं रहा, वो गुजर गया है। ये पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो उसके अंदर कार्डिक अरेस्ट हो गया। कार्डिक अरेस्ट मतलब अब उसके अंदर धड़कन जो है वो ब्लॉक हो गई, ठीक, वो अब नहीं धड़क रहा। तो ये जो पी 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 होती है उसमें ये एक्चुअल में ये होता है पी क्यू आर एस टी। पी का क्या है, ये पी क्या है, जब आपके जो आर्ट्रियम है, आपका जो आलिंद है वो डीपोलराइज हो रहे हैं। क्यू आर एस जब आपका वेंट्रिकल क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब आपके आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे पी से डिनोट करते हैं, और ये क्यू आर एस वाला जो ये आप मैप देख रहे हो ये होता है जब वो क्या कर रहा है, आपके वेंट्रिकल जब आपके डीपोलराइज हो रहे हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और टी वाली कंडीशन क्या है, जब आपका पूरा का पूरा हार्ट वापस से क्या हो रहा है, रीपोलराइज, रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक, तो वो टी कंडीशन होती है। समझ आ गया, तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ईसीजी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ग्राफ होता है। आगे बात करते हैं। कहता है जो वेंट्रिकल सिस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है, 0.3 सेकंड का। जो वेंट्रिकल डायास्टोल होता है वो 0.5 सेकंड का होता है।
टोटल जो आपकी कार्डिक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, मतलब एक धड़कन कितनी की होती है, 0.7 की। और इस तरीके से अब आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक को लग रहे हैं 0.8, तो ऐसा ये कितनी बार करेगा, 70 साइकिल पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 70 से 12, एक एवरेज हम ले लें तो 70 से 72 साइकिल पर मिनट चलती हैं। क्लियर होगी बात। कहता है हार्ट बीट कंटिन्यूसली फॉर अ दी होल लाइफ ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के पूरे जीवन काल ये लगातार हार्ट बीट होती रहती है। पीरियड ऑफ द रेस्ट इज आफ्टर ईच कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डायस्टोल। तो वो कहता है कि जो रेस्टिंग वाला जो पीरियड है, जो रेस्ट वाला जो समय है, वो कब होता है, आफ्टर द ईच कंट्रैक्शन, प्रत्येक संकुंचन के बाद। कब, ड्यूरिंग द डायस्टोल, उस स्थिति को क्या कहते हैं, डायस्टोल। सिस्टोल तो होता है कंट्रैक्शन और डायस्टोल होता है जब वो शांत हो जाता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और इमोशन डायस्टोल बिकम शॉर्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका दिल धड़क रहा है, धक 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 कर रहा है, तो एक बार तो वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो रिलैक्स होने वाला जो टाइम पीरियड है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, तो वो जो रिलैक्स करने का जो टाइम पीरियड है वो बिकम शॉर्टर, वो छोटा हो जाता है। समझ आ रही बात। चलिए आगे आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारी बात आती है ब्लड प्रेशर की। क्या होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी। कहता है ब्लड प्रेशर इज ए प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब कि ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर बन रहा है किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, जो ब्लड की वेसल है ना, जो ब्लड की वाहिकाएं हैं, उसकी मतलब ब्लड एक पाइप के अंदर बह रहा है, तो पाइप की दीवारों पर ब्लड कितना प्रेशर डाल रहा है, वो प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर, बीपी। प्रोड्यूस बाय द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड इनटू देम फ्रॉम द हार्ट। अब हार्ट कितनी, जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास एक मोटर है, पानी की मोटर, जैसे आपके डिग्गी पे लगी होती है पानी की मोटर, उससे अगर वो बहुत पावरफुल है ना, अगर छोटी मोटर है तो पानी जब वो पाइप के थ्रू फेंकेगा, है ना, अगर आप पाइप का मुंह बंद कर दो, तो वो जो मुंह बंद करने से क्या, वो पानी अब प्रेशर कहाँ डाल रहा है, पाइप की दीवारों के ऊपर, है ना। तो वैसे वो कह रहा है कि प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल पर की दीवारों पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर किसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस बाय द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड, उस ब्लड ने पैदा किया, जो ब्लड कौन भेज रहा है, हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, उसे पंप कर रहा है, उसे धक्का देके भेज रहा है। जितनी तीव्रता से हार्ट उस ब्लड को भेजेगा, उतना ही प्रेशर ब्लड की दीवारों, ब्लड की वेसल, ब्लड की वाहिकाओं के द्वारा के ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ेगा, जितनी स्पीड से हार्ट भेजेगा। ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब आपका जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है, वो जितनी दम लगा के ब्लड को कहाँ भेजेगा, वेसल्स के अंदर, उतना ज़्यादा आपको प्रेशर वो नोट होगा, आप उसे क्या बोलोगे, बीपी। तो ब्लड प्रेशर इज़ ए हाई इन द आर्टरीज, ग्रेजुअली ड्रॉप इन द आर्ट्रियोल एंड कैपिलरीज। वो कहता है जो आपका ब्लड प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है आर्टरीज के अंदर, क्योंकि सबसे पहले उसी को रिसीव होता है ब्लड, है ना। जैसे जो आप हाथ की जैसा हम डॉक्टर होता है वो आपकी नब्ज को पकड़ता है ना, तो वो आर्टरीज होती है मेन, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है जब वो आर्ट्रियोल्स या कैपिलरीज में पहुँचता है, और बिकम वेरी लो इन द वेन। और वेन्स के अंदर, वेन कौन होती है, जो ब्लड को कलेक्ट करती है सेल से या टिश्यू से, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर, जो बीपी है, वो बहुत कम हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड है, जैसे हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब हमारा ब्लड आगे की तरफ चला, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, हाई। ये क्या है, ये शो किया हुआ है आपका हार्ट है, हार्ट शो किया हुआ है। तो ये हार्ट का कौन सा हिस्सा है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, हार्ट ऐसे होता है। तो अभी ये बात कर रहा है कि जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट है, और ये लेफ्ट कहाँ भेज रहा है, इसमें। आपके लेफ्ट आर्टरी ने ब्लड को कहाँ भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड किसके थ्रू जाएगा, अयोटा के थ्रू। अयोटा से वो गया पूरी बॉडी के टिश्यू के पास। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, हाई प्रेशर है इस पोजीशन पर, इस एरिया में जो हमारा ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। ये एक मतलब मोटा मोटा डायग्राम बनाया गया आपकी पूरी बॉडी का। टिश्यू से फिर उसे कौन कलेक्ट करेगा, वेन्स करेंगी, धमनियाँ शिरा करेंगी, धमनियों में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, शिरा उसको कलेक्ट करेगा, ब्लड को, रुधिर को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ लेकर आएगा, आपके राइट आर्ट्रियम में लेके आएगा, पूरे ब्लड को कहाँ लेके आएगा, राइट
आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम उसको कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ भेज देगी, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स में, लंग्स में वो दोबारा से ऑक्सीनेटेड होकर वापस कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो जब जो आपकी ग्रेट वेन है, यानी कि जो आपकी शिरा है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, राइट। आगे बात करते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ब्लड फ्लो इन दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर देखा कैसे रुधिर का परिसंचरण हो रहा है, राइट। अब आपको मोटा मोटा पता चल गया कि आयोटा के अंदर हाई प्रेशर होता है और वेन्स के अंदर लो प्रेशर होता है। क्योंकि आपको पता है वेन्स से जो जो कम क्यों हो गया, क्योंकि वेन्स से बहुत दूर है हार्ट से। अभी हार्ट ने ताज़ा ताज़ा फेंका, तो जैसे फेंकेगा तो इनकी दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। अब धीरे धीरे उनका जो प्रेशर है वो डाउन होता चला जाएगा जैसे जैसे वो आगे जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम द प्रेशर एट ए इज़ हायर देन द प्रेशर बी। वो कहता है अगर आप ऊपर वाला जो डायग्राम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा, क्योंकि अब तो यहाँ तक आगे बहुत कम है। प्रेशर एट ए इज प्रोड्यूस बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहता है ए पॉइंट पर, मतलब यानी अयोटा के अंदर, ए क्या है आपका, अयोटा वाली जो आपकी धमनी है मेन धमनी, उसके अंदर जो प्रेशर है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके जोर लगा के सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ भेज दिया उसने, ए के अंदर, इसके अंदर अयोटा के अंदर भेजा। लेफ्ट, ये जो तीर का निशान बना ना, इसका मतलब यहाँ को जा रहा है, और इसमें या मतलब इधर को, राइट से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो प्रेशर लगाकर वो ए से कहाँ चला गया, कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वो कहता है कि जो आपका ये जो इसमें ये किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है, 20 से 80 mm Hg, पारा होता है, Hg का मतलब पारा है ना, मरकरी, हम इसे किस में काउंट करते हैं, पारे के अंदर, मरकरी के अंदर 20 से 80 mm Hg। तो वो कहता है ये जो प्रेशर है जो किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, प्रोड्यूस किया गया, हमारे जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके द्वारा ये उत्पन्न किया गया। और इसकी जो फ्लक्चुएशन है ये 20 से लेके 80 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, मतलब 20 से लेके 80 के बीच में ये वेरी करता है। कहते हैं प्रेशर नोन एज ए आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। कहते हैं प्रेशर को क्या बोल सकते हो, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर बोल सकते हो, या ब्लड प्रेशर भी कह सकते हो, या बीपी भी बोल सकते हो। कहता है प्रेशर एट द बी इज प्रेशर इन द ग्रेट वेन एंड राइट आर्टरी। कहता है ये जो बी पॉइंट है वो जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, ग्रेट वेन वाला, या उसे हम राइट आर्टरीम का भी कह सकते हो, इस वाला, ये राइट आर्टरीम वाला है ना। और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो आपको प्रेशर मिलेगा ना, यहाँ पर जो प्रेशर, जो वो लगभग कितना प्रेशर होगा, जो आपका एनवायरनमेंट में का जो प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, यानी कि 0 mm Hg के बराबर। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लगभग कितना होगा, 0 mm Hg के बराबर। तो प्रेशर नोन एज, इस टाइप के ये जो प्रेशर है इसको आप क्या बोलोगे, वीनस ब्लड प्रेशर। क्या बोलोगे, विनोस ब्लड प्रेशर। तो कहते हैं जो प्रेशर डिफरेंस निकल कर आया आपका वो क्या होगा, इज इक्वल टू आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर माइनस द विनोस ब्लड प्रेशर। तो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर माइनस कर दो विनोस ब्लड प्रेशर को, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, जो आपका अंतर है, दाब का अंतर आपका निकल कर आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। कहता अ ब्लड वेसल ऑफर अ रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो कॉल्ड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कहता जो ब्लड वेसल्स है, अब जो आपकी पाइपें हैं ना, वो भी एक प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं, किसके ऊपर, जो ब्लड उनके अंदर से बह रहा है उसके बहने को रोकना चाहती हैं, उसके बहने को वो थोड़ा सा प्रतिरोध करती हैं। समझ आ रही बात। आपकी जो ब्लड वेसल है, जो रुधिर की जो वाहिकाएं हैं, जो नलियां हैं, उनके अंदर जो ब्लड बह रहा है, उनकी बहने की जो प्रवृत्ति है, जो बह रहा है, वो उस बहाव को वो कुछ मात्रा में प्रतिरोध करती है, रोकने की कोशिश करती है। और उस रोकने का वो जो गुण है, वो जो प्रेशर है, उसे कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है वो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब किनारे वाला प्रतिरोध, शॉर्टकट में PR। पेरिफेरल मतलब किनारे वाला, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या निकल कर आएगा, मतलब हमारी कार्डियक जो हमारे हृदय की जो आउटपुट है वो क्या निकल कर आई, आर्टियल BP माइनस विनोस BP अपॉन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हमारा जो आर्टियल BP है उसको, उसमें से आपने माइनस कर दिया विनोस BP और अपॉन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो वो कहता है जो विनोस प्रेशर है वो कितना, वो तो आपको पता है विनोस प्रेशर कितना होता है, एनवायरनमेंट प्रेशर के बराबर, यानी 0 mm Hg के बराबर। तो अब हमारा कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, आर्टियल BP अपॉन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आर्टियल BP
मतलब जो आपका आर्टियल वेन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है अपॉन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि बीपी ओवर पीआर। और आर्टियल बीपी मतलब अब आप अगर आपने आर्टियल बीपी निकालना है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को आप यहाँ ले जाओगे, इसके साथ गुणा कर दोगे, तो कार्डियल आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप अपना आर्टियल बीपी यानी नॉर्मल बीपी प्रेशर आप निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द बीपी, तो बीपी इज यूजली मेजर बाय द डिटर्मिनिंग द मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो वो कहता है जो बीपी है, जब भी आप ब्लड प्रेशर काउंट करते हो उसकी पहचान हम कब कैसे करते हैं, मिलीमीटर ऑफ द मरकरी एचजी में। और डिस्प्लेज इन अ प्रेशर गेज, जो हमारा प्रेशर गेज होता है, जो हमारा पैमाना होता है, प्रेशर मीटर होता है, वहाँ पर मरकरी भरी होती है और वो मिलीमीटर में ऊपर नीचे होती है। और उस मिलीमीटर को, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा हम जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं, एक हमारे पास वो उसमें आगे पंप सा लगा होता है, उसमें हम हवा भरते हैं, फुस करते हैं और वो उसमें पारा चढ़ता जाता है, तो उसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर के पास होता है ये, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाइपरटेंशन। क्या है हाइपरटेंशन, क्या होती है? कहते हैं परसिस्टेंट राइज इन द बीपी इज कॉल्ड द हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, टेंशन मतलब वो प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होना। तो क्या मतलब? कहते हैं परसिस्टेंट, लगातार बढ़ना, बढ़ोतरी होना किसमें, ब्लड प्रेशर के अंदर। परसिस्टेंट राइज इन द बीपी इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। लगातार बीपी में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाता है। और ये भारतीयों में लगभग, जितने इंडिया में जितने लोग हैं उसमें 16% भारतीयों के अंदर ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, इसके अगर ऐसा बढ़ता जाएगा तो आपकी जो कैपिलरीज है वो फट जाएंगी, उनमें रप्चरिंग हो जाएगी, रप्चरिंग ऑफ द कैपिलरीज, RPTURING, रप्चरिंग ऑफ द कैपिलरीज, जो आपकी हृदय वाहिकाएं हैं वो फट जाएंगी, प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा। रप्चरिंग ऑफ द आर्टरीज इन द आई कॉज द ब्लाइंडनेस, अगर आँख की जो आर्टरीज है वो फट गए तो आपकी जो आप अंधे हो सकते हो। ब्रेन लीड टू दी टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस कॉल्ड द स्ट्रोक, और अगर आपके अंदर ब्रेन स्ट्रोक, आपके ब्रेन के अंदर अगर ये नाड़ियाँ फट जाए तो वो स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट पैरालिसिस होता है, आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इन दी ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था में आर्टरीज बिकम द लेस इलास्टिक सो दैट हार्ट हैज़ टू विद ग्रेट फोर्स। तो कहता है कि जब आप वृद्ध ओल्ड एज में चले जाते हो तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो, उनकी जो इलास्टिसिटी है, उनके अंदर जो लचीनापन है वो बहुत कम हो जाता है, वो बहुत टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। हार्ट हैज़ टू पंप ब्लड विद ग्रेट फोर्स, उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ब्लड को धक्का ज़्यादा देना पड़ता है कि वो उसमें डालने, क्योंकि आपकी ये कड़क हो चुकी है आर्टरीज, क्योंकि बूढ़ी हो गई है। थस मोर प्रेशर इज एक्सर्ट ऑन द आर्टियल वॉल। उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी आर्टियल वॉल है, जो आपकी आयोटा की जो जो कैनाल है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, और इसी यही आपकी बीपी के बढ़ने का रीज़न है। अब बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है नॉर्मल बॉडी? कहता है वार्म ब्लडेड, जो गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं होम्योथर्मिक जीव यानी एनिमल, लाइक अवर सेल्फ, जैसे कि हम भी क्या है, होमोथर्मिक जीव है। होम्योथर्मिक यानी कि हम कैसे, वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले हम जीव हैं, मेंटेन हाई एंड रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट लार्ज फ्लक्चुएशन इन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहता है जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो वार्म ब्लडेड यानी गर्म रुधिर वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि हम उन्हीं में काउंट होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, आवर सेल्फ मेंटेन अ हाई एंड रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की एक मानक, मतलब हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी हो, बाहर सर्दी चल रही हो, गर्मी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, डिस्पाइट के बजाय लार्ज फ्लक्चुएशन इन द दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या फ्लक्चुएशन चलती रहती है, कभी गर्मी हो रही है, कभी रात को ठंड हो रही है, तो इस लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। इन मैन द डीप बॉडी और कोर टेम्परेचर दैट इज द दैट ऑफ हार्ट, लंग्स, विसरा एंड ब्रेन विद इन द नैरो रेंज ऑफ द अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। वो कहता है अगर हम मनुष्य की बात करें तो जो बॉडी कोर का टेम्परेचर है, बॉडी कोर मतलब आपकी जो हमारा टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमारी पूरी बॉडी का नहीं होता, वो हमारी कोर का होता है। कोर मतलब हमारी जो अंदर से एकदम डीप में जाके बीचों बीच वहाँ पर हमारे जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, और जो बहुत सारे अंदर जो विसरा और भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा ब्रेन है, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6। अगर आप जैसे जैसे बॉडी से बाहर की तरफ आते जाओगे ना, किनारे की तरफ, तो वो कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब 37 से वो थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक। कहता है
Surrounding the central organs, there is a shell of peripheral tissue and skin whose temperature fluctuate which quite a wide range according to the environment. कहता है जो हमारा सराउंडिंग सेंट्रल ऑर्गन जितने भी हैं ना, हमारे केंद्रीय जितने भी अंग हैं अंदर, उनको जो सराउंडिंग करने वाले जितने भी शेल हैं या जो पेरिफेरल टिश्यू है, स्किन है, आपकी जो त्वचा है ना, जो आपके पेरिफेरल टिश्यू है, साइड वाले जो किनारों वाले जो ऊतक है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। मतलब वो सेम वो नहीं मिलेगा जो आपका इंटरनल आपकी डीप कोर का टेम्परेचर है, उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से। अब आपके हाथ ठंडे रहते हैं तो उनका थोड़ी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 होता तो हाथ आपका गर्म ही रहता, चाहे सर्दी में खड़े रहो आप, लेकिन फ़र्क आता है। वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बदल सकता है जो किनारे वाला, लेकिन जो आपकी डीप इंटरनल जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 ही रहेगा। कहता ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर मेंटेन्ड एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू, वो कहता है कि टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब कौन कौन सा टेम्परेचर आपकी बॉडी, उसके हिसाब से हम एनिमल को कैटेगराइज, हम एनिमल को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है पिक्लोथर्मिक एनिमल, दूसरे होते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स, और तीसरे होते हैं हिटेरोथर्मिक एनिमल्स। जो पिक्लोथर्मिक होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे रुद्र वाले, और होम्योथर्मिक होते हैं गर्म रुद्र वाले। ठंडे रुद्र वाले कौन से होते हैं? बॉडी टेम्परेचर वेरीज दैट ऑफ दैट द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं जब वो वाले जीव जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है। और ऐसे कौन से? ऑल इनवर्टिब्रेट, जितने सारे के सारे जो अकशेरुकी जीव होते हैं, और सारे के सारे एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, और जो पानी में रहने वाले कशेरुकीय जीव, ठीक, उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है। जैसे आपको अगर जो ठंडे जल में मिलने वाली मछलियाँ वो ठंडे में मिलेंगी, वो गर्म में नहीं मिलेंगी। अगर आपको गर्म में डाल दोगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। वैसे ही सारे के सारे आपके इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पिक्लियोथर्मिक। मतलब उनका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वो उनकी बॉडी का होगा। होम्योथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, यानी कि रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही बना रहता है। जैसे कि बर्ड और मैमल, सारे के सारे जो आपके पक्षी और जो आपके स्तनधारी जीव हैं, लाइक डॉर्माइस हैजऑग अंडरगो दी हाइबरनेशन। और कहता है कि जैसे डोरमाइस होता है और हैजॉग, ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? अब उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो वैसा है, अब वो बदल नहीं सकते, लेकिन उनका टेम्परेचर, तो वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन, वो सुप्त अवस्था, सोने की अवस्था में चले जाते हैं, वो बिल बना के धरती के अंदर चले जाते हैं हाइबरनेशन पीरियड के अंदर, राइट। इसे कहते हैं विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। और एक होते हैं हिट्रोथर्मी, आर कैपेबल ऑफ द एंडोथर्मिक रेगुलेशन of temperature at certain time, but at the other time body temperature vary with the environment, designate as a heterotherms। ये होते हैं heterotherms। वो कह रहा है कि एक होते हैं हिट्रोथर्मी। हिट्रोथर्मी का मतलब क्या होते हैं? आर कैपेबल ऑफ द एंडोथर्मिक रेगुलेशन, ये भी रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को अकॉर्डिंग एट ए सर्टेन, कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन बाद में नॉट अदर टाइम, मतलब पूरा समय नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? वेरी विद द एनवायरनमेंट, बाद में इनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हिट्रोथर्म्स। क्या बोलते हैं? हिट्रोथर्म्स। तो एक होते हैं विंटर स्लीप, एक होते हैं समर स्लीप वाले। तो ये वही है, ठीक। अब आगे बात करते हैं सेंट्रल मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर को वो कौन सी क्या क्रियाविधि है जो जिसके थ्रू हम उसे रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बात समझ आ गई? अब मैंने ये पूरे डायग्राम को फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। ये आपका है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के अंदर। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आपका है हाइपोथैलेमस। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। समझ आ रही बात? तो जो ए पॉइंट है, आपकी जो स्किन है वो टेम्परेचर को रिसीव करेगी। स्किन टेम्परेचर कौन रिसीव करेगा? पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर। यहाँ पर थर्मोरिसेप्टर लगे होते हैं, कोशिकांग लगे होते हैं, संवेदी अंग, जो टेम्परेचर को काउंट करते हैं ना। स्किन के अंदर लगे होते हैं पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर। वो सीधे डायरेक्ट जो संदेश भेजेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को और हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस फिर उसको कहाँ भेजेगा संदेश को? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। उससे क्या होगा? वो आगे ऑर्डर भेजेगा वॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार, आज जैसे आप अपने हाथों को हिला सकते हो ना, ये आपकी इच्छा है ना, आपके कंट्रोल में। उससे क्या होगा? वो आगे जो आपकी स्केलेटल मसल है उनको ऑर्डर करेगा इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स।
ठीक है। और इससे क्या होगा, बाया सिनेप्टिक मतलब आपके एड्रिनल मेडुला, स्वेट ग्लैंड्स, स्किन आर्टरीओल्स, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करेंगे, जिससे ये एपिनेफ्रिन सिक्रीट करेगा। और आपकी जैसे आपके बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आपकी स्किन को पता लगा बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपकी बॉडी पसीना छोड़ना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होगा, आपको ठंडा किया जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्स है। दूसरा है जैसे कि ये बी पॉइंट है, कोर का टेम्परेचर, उसको कौन नोट करेगा, सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर नोट करेंगे, और वो भी हाइपोथैलेमस उसको रिसीव करेगा और डायरेक्ट भी भेज सकता है। तो इस तरीके से ये काम होंगे, ठीक है। तो ये बाया द सिनेप्टिक नर्व, ये जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा इनको ऑर्डर भेजे जाएंगे, स्किन आर्टरियोल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को और एडिनल को। और कुछ जो है वो वॉलेंट्री, जो जैसे स्केलेटल मसल, मतलब आपको जैसे कहीं आग लग गई है तो आग जब हमें लगती है तो हमें बहुत गर्मी लगती है, तो हम अपने पैरों को ऑर्डर भेजते हैं कि भाई वहाँ से दूर जाओ जहाँ गर्म है, या कोई चीज़ गर्म है तो हम दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा ब्रेन ऑर्डर भेजता है हमारे बॉडी को, बॉडी की मोटर सेल्स को, कि वहाँ से दूर चले जाओ, राइट। तो ये होगी समरी ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद ए पेरिफेरल पेरिफेरल रिसेप्टर और बी सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर। ये पेरिफेरल थर्मो रिसेप्टर है और ये बी के आंसर है सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें बीमारियां होती हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी। पहला, सम डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज। देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। कहता है इफ़ अ पर्सन हैज़ ए परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए हाइपरटेंशन। इसे क्या बोलेंगे, इस बीमारी को हाइपरटेंशन। इट इज़, ये कहाँ से कहाँ के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, 150 से लेकर 90 के बीच में। अगर 150 से हाई 150 जा रहा है और लो 90 के बीच में रह रहा है mmHg, तो उसे क्या हो गया, हाइपरटेंशन। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर ईटिंग, तो कौन कौन सा इसके लिए कारण कौन कौन से हो सकते हैं। आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, डर के कारण, घबराहट के कारण, एंजाइटी, घबराहट होती है ये भी, सौरो, दुख के कारण, ये सब हाइपरटेंशन के रीज़न है। एक होता है हाइपोटेंशन, इज ए कंडीशन ऑफ द लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब आप लो बीपी आपको हो गया है, और ये किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा, 100 से लेके 50 के बीच में, राइट। दूसरा डिसीज़ है, दूसरी बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसे कहते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए आर्थीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं इसको, आर्थीरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है ये, इट affect the blood vessels caused by the deposition of the calcium, fat, cholesterol and the fibrous tissue which make the lumen of the artery narrower। आर्थियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है, जो आपकी पाइप है जिससे ब्लड बह रहा है, उसके अंदर कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रॉल या कोई फाइब्रस टिश्यू आके जम जाए, और जमने से उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसे कम कर दे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो ल्यूमन, उसकी जो गुहा है, वो कैसी हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तो उससे उससे आपको क्या क्या बीमारी हो जाएगी, आर्थीरोस्क्लेरोसिस। उससे बीपी बढ़ जाता है। अगला है एंजीना पेक्टोरिस। ये क्या होता है, इज अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन। अगर आपको एंजीना पेक्टोरिस है तो आपकी चेस्ट में पेन उठेगी, वेयर नो ऑक्सीजन रीचेज द हार्ट मसल। इट इज़ मोर कॉमन इन द मिडल एज्ड एंड द अर्ली एल्डरली एंड इफेक्ट द ब्लड फ्लो। कहता है ये कब होता है, जो बूढ़े या जो 50 से ऊपर वाले लोग हों, उनके अंदर अगर एंजीना पेक्टोरिस हो गया, मतलब आपकी चेस्ट में पेन होगा, मतलब कि जो हार्ट की मसल हैं, जो आपके हृदय की पेशियां हैं, उनको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, राइट। अगला है हार्ट फेलियर। ये कौन सी स्थिति है, इज द स्टेट व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी डिमांड। हार्ट फेलियर क्या मतलब हुआ कि जब आपकी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड आपका हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, अब उसकी नीड को पूरा नहीं कर पा रहा, और ये घटना क्या कहलाती है, हार्ट फेलियर। It is also called congestive heart failure because of the congestion of the lungs। और इसे कहते हैं हम, इस हार्ट फेलियर को हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि ये क्यों होता है, आपके लंग्स की वजह से। क्योंकि लंग्स में जो आपकी ये डिसीज़ होने की वजह से ब्लड आपके प्रॉपर वे में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा। कहता है हार्ट फेलियर इज डिफरेंट देन द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट से ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? वेयर हार्ट स्टॉप बीटिंग और अ हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो कहता है जो हार्ट फेलियर है वो थोड़ा अलग है आपके कार्डिक अरेस्ट से। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर आपका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर गया है, तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, यहाँ पर आपकी हार्ट की पेशी को सडनली डैमेज हो गई है जिससे ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही।
ब्लड फ्लो इज लोएस्ट इन दी, उससे क्या होगा, ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड का भाव है वो धीरे कम हो जाएगा। हाँ, थ्रोम्बोसिस इन दी ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोक। अगर ब्लड ब्रेन की ब्लड वेसल में अगर ऐसा हो जाए तो वहाँ पर स्ट्रोक उत्पन्न हो जाएगा। और कार्डियोमिगेली, हार्ट इनलार्जमेंट, अगर हार्ट में ऐसा हो तो वहाँ पर हो जाएगी कार्डियोमिगेली। कार्डियोमिगेली का मतलब होता है हार्ट में सूजन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जा नहीं रहा और वो वेन बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपना ये कम्प्लीटली पूरा जो हमारा सर्कुलेशन था ब्लड का वो सब हमने कंप्लीट देख लिया, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। अब हम सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।